Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. So today we are going to discuss about the देखो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस को जो है वो मोस्टली टैकल करना चाहिए। पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, अगर करंट सिनेरियो की बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो करंटली मैक्सिमम मार्क्स जो जाते हैं वो 75 टू 80 के अराउंड जाते हैं। मतलब जो टॉपर रहेगा वो 80 तक। देखो ये वाइडली चेंज कर सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। हाँ, जनरली ये डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल आपका पेपर का क्या रहता है। मोस्टली हमने जो सिनेरियो लास्ट ईयर्स में देखा है तो वो यही देखा है कि 70 से 80 के बीच में मतलब आपका टॉपर रहेगा, 75 टू 80 के बीच में, मैक्सिमम 85 तक जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की जब मैं बात करता हूँ। तो यही 15 मार्क्स तो टॉपर भी नहीं सोल्व करता, तो आपको पूरा पेपर जो है वो सोल्व नहीं करना होता है, पूरा पेपर आपको नहीं देख के जाना होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ की वेटेज जो है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उनकी वेटेज बहुत कम होती है। जैसे मैं एमएफटी में भी बात करूंगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 80% पेपर वहीं से आएगा और वो थोड़ा रिलेटिवली ईजी होते हैं दूसरे टॉपिक्स के कंपेरिजन में। तो ऐसे ही हम लोग सब्जेक्ट वाइज आज कुछ डिस्कशन करेंगे, किस टॉपिक की कितनी वेटेज रहती है और कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करता हूं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि 15 मार्क्स का 15 टू 12 मार्क्स, मतलब 12 टू 15 मार्क्स, और जर्नली लिखा तो 15 मार्क्स का ही होता है। तो 15 मार्क्स आपके कहाँ से आते हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आएंगे। 15 मार्क्स आपके कहाँ से रहते हैं? एप्टीट्यूड से रहते हैं। तो 30 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका यहीं से आने वाला है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, राइट। 30 मार्क्स का पेपर इसको हम कहते हैं। 30 मार्क्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ लीनियर अलजेब्रा, भाई लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके रैंक पे आते हैं, एंड जिसमें कि आता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर और रैंक। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एग्जिस्टेंस, ये रैंक के साथ ही हम लोग कवर करते हैं। तो ये जो मेन टॉपिक है इसके अंदर अगर हम गेट के अंदर बात करते हैं तो लीनियर अलजेब्रा से 2 to 3 मार्क्स का पेपर आपका आएगा ही आएगा। 2 to 3 मार्क्स का पेपर आपका आएगा ही आएगा। उसके अंदर भी आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। एक क्वेश्चन जनरली कभी कभी आ जाता है कि आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना हो। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है जहां से 2 to 3 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, वो बेसिकली क्या है? लीनियर अलजेब्रा है। कैलकुलस, कैलकुलस, हाँ कैलकुलस काफी वाइड सिलेबस कैलकुलस का उसने मेंशन किया हुआ है। कैलकुलस के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम of integral calculation, evaluation of definition and improper integration, partial derivative, maxima minima, multiple integration, line surface and volume integration, टेलर सीरीज। तो यहां पे अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, कैलकुलस का सिलेबस बहुत वाइड है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप जो है 12th में पढ़ के आते हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कई बार वही चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी 2 to 3 मार्क्स का पेपर आपका जो है इससे रहेगा। सेकेंड थिंग, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ये अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सिलेबस है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो देखो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन एक इजी टॉपिक होता है। क्यों इजी है? क्यों? डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेम टाइप की आई कि उसको सोल्व करने का फिक्स मेथड होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं होता, राइट। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, राइट, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, कौन से वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस तरह से सॉल्यूशन होगा, ये प्री डिफाइंड आपका एक फॉर्मूले टाइप से आप कह सकते हो चीजें होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 2 to 3 मार्क्स का भी यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका रहेगा। तो मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन इज इजी टॉपिक, आप कह सकते हो। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर प्लेन स्पेस, वेक्टर ऑपरेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, गोस लॉ, ग्रीन्स लॉ, स्टोक्स लॉ, देखो ये सारी चीजें चाहे आप इसको मैथमेटिक्स में कंसीडर कर लो, चाहे आप ईएमएफटी में कंसीडर कर लो, हम लोग ईएमएफटी में इसको वैसे भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहां से चाहे आप इसे ईएमएफटी के साथ लेके चले जाओ, चाहे इसके साथ लेके चले जाओ, 1 और 2 मार्क्स का मैक्सिमम यहां से आएगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जब मैं बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से आता है। कोची इंटीग्रल थ्योरम से जो क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका आता ही आता है।
तो ये मेरा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपका जो है, हम लोग मोस्टली प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का पार्ट है जो वो कम्युनिकेशन में कवर करते हैं, जब हम रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस वाले पार्ट में कवर करते हैं। बट फिर भी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें यहाँ पे या वहाँ पे, आप कंबाइन कर दो, 2 to 3 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी नो डाउट कई बार आप को कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगती होगी, कुछ लोगों को चीजें यहाँ पे डिफिकल्ट लगती होंगी, बट कुछ पार्ट जो रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस वाला पार्ट, रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट है, थोड़ा इजी होता है। उसके बारे में उस पर आप मोर फोकस कर सकते हो, रिलेटिवली बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। बट प्रोबेबिलिटी भी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। अगर हाँ आपको लगता है कि आपको डिफिकल्ट लग रही है, आप इसको छोड़ सकते हो, बट रेस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम द मैथमेटिक्स आर इजी, यू कैन फोकस ऑन दैम। तो अगर हम इस बात में बात करें तो मैथमेटिक्स में अगर 15 नंबर का मैथमेटिक्स आता है तो 15 नंबर में मैथमेटिक्स में 10 to 12 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद नेटवर्क एंड सिग्नल की बात करें, नेटवर्क्स एंड सिग्नल, दूसरा सेक्शन हमारे पास नेटवर्क और सिग्नल का है। यहां पर नेटवर्क के अंदर जो सिलेबस रहेगा अपने पास वो क्या रहता है, नोडल मैश एनालिसिस, सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम्स आ गया, राइट। साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस रहेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्किट, आरएल आरएलसी सर्किट, solution of network equation using Laplace transform and linear two port network Y to delta transformation। ये हमारे पास सिलेबस है। देखो इन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ है, बट मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट भी यहाँ पर रहेगा। तो नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ या सर्किट थ्योरी की बात करूँ या सर्किट एनालिसिस की बात करूँ, तो सर्किट एनालिसिस आपका जो है 7 to 9 मार्क्स आप कह सकते हो, 7 to 8, 7 to 9 मार्क्स का आपका रहेगा। एंड इसके अंदर भी जो आपका एक क्वेश्चन आपका थ्योरम से आएगा, एक क्वेश्चन जनरली मोस्टली देखा गया है कि वो 2 पोर्ट नेटवर्क से आ ही जाता है। तो 2 पोर्ट नेटवर्क पे आप फोकस कर सकते हो, थ्योरम्स पे आप फोकस कर सकते हो, बेसिक नेटवर्क्स के बारे में जहां पर नोडल एनालिसिस एंड मैथ एनालिसिस का क्वेश्चंस भी आपका देखा गया है। तो अगर मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर अगर 7 to 8 मार्क्स का पेपर आता है तो 7 to 8 मार्क्स के अंदर भी आप इजीली 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है ये सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट होता है बेसिकली, जहां पे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैंपलिंग थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इस वाले टॉपिक से आपको मोर फोकस करना है। यहां से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन सिग्नल एंड सिस्टम से मिलेगा ही मिलेगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर डीएफटी, डीटीएफटी, जेट ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग इन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, एलटीआई सिस्टम, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें। हाँ, यहां पे जो सिग्नल का ये वाला पार्ट है इससे आपको मोस्टली 3 to 4 मार्क्स का पेपर आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल सिग्नल एंड सिस्टम की मैं बात करता हूं तो सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर 5 to 6 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स भी कम कभी कभी वेरी करता है, पर 5 to 6 मार्क्स आपका सिग्नल एंड सिस्टम से आएगा। इसके अंदर आप इस पे प्रॉपर्टी, कॉजलिटी, स्टेबिलिटी, इंपल्स रेस्पॉन्स एंड इस वाले पार्ट पे, कॉन्वोल्यूशन वाले पार्ट पे फोकस करो। डीटीएफटी कभी कभी आता है, डीटीएफटी और डीएफटी में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जेड ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, ये रिलेटिवली ईजी है अदर पार्ट से। सिग्नल सिस्टम में कह सकता हूँ रिलेटिवली थोड़ा ईजी होता है अदर पार्ट से अब सब्जेक्ट से। चलो जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस की बात करें तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट है करंटली अगर हम बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से मोस्टली लास्ट ईयर में भी 4 to 5 क्वेश्चंस आपको ने जनरली देखे हैं, मतलब 8 से 9 नंबर का ईडीसी से हमने मोस्टली देखा है कि 8 से 9 नंबर आपका जनरली आता ही आता है। यहां पे भी डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, जो हमारा ये कैरियर ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, इससे मोस्टली हमारे क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा। देन पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, मोस कैपेसिटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंटली, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका फेवरेट बना हुआ है। मोस कैपेसिटेंस एंड मोस फैट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बीजेटी के भी क्वेश्चंस आप मान सकते हो आएगा। जेनर डायोड से, हाँ, हम जेनर डायोड को जो कंसिडर कर सकते हैं, एनालॉग में मोस्टली क्वेश्चन इससे आएगा। यहाँ पे तो बहुत कम क्वेश्चन देखेंगे। पीएन जंक्शन से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो ये कुछ रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आपने मोर फोकस इन्हीं टॉपिक के ऊपर करना है, बाकी अगर नहीं भी करोगे फोकस उस पर तो चलेगा काम आपका। नेक्स्ट हम एनालॉग सर्किट की बात करते हैं। तो एनालॉग सर्किट के बाद बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँ तो डायोड सर्किट,
1 और 2 मार्क्स। देखो एनालॉग सर्किट जो है 10 to 15 मार्क्स के बीच में इसकी वेटेज रहती है, हर बार 10 मार्क्स का आता है या 15 मार्क्स के बीच में ही हमेशा वेटेज रहेगी। तो डायोड सर्किट के अंदर चाहे रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, जो चाहे वो 2 नंबर में आ जाए चाहे 1 नंबर में आ जाए, बट एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही। मोस्टफेट एंड बीजेटी एम्पलीफायर, देखो चाहे डीसी बाइसिंग की बात करूं या फिर एसी कपलिंग और मोस्ट ऑफ द थिंग 2 to 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2 to 3 क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपैम्प सर्किट, ये अगर आप बाकी कुछ चीजें नहीं पढ़ के जा रहे हो, खाली ओपैम्प सर्किट भी पढ़ के जा रहे हो, यहां से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक होता है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपैम्प की बात कर रहे हैं। तो ऐसे आप एनालॉग को देख सकते हो, ये भी रिलेटिवली इजी टॉपिक होता है, अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट अगर मैं एनालॉग सर्किट की बात करूं, अगर एनालॉग से आपको नेटवर्क थोड़ा अच्छे से आता है तो आप एनालॉग सर्किट को इजीली टैकल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, बाकी सारा का सारा नेटवर्क है। आपको अगर नेटवर्क इजीली सोल्व करना आता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बात करें डिजिटल सर्किट की। देखो डिजिटल सर्किट की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल सर्किट के अंदर 6 to 7 मार्क्स का पेपर आएगा। मार्क्स की बात कर रहा हूं भाई, ये 6 to 7 मार्क्स का पेपर आएगा और ये रिलेटिवली सबसे इजी सब्जेक्ट्स में आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे बूलियन नंबर रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी इंटीग्रेशन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्बिनेशनल सर्किट, बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, के मैप, लॉजिक गेट एंड देयर स्टैटिक सीमोस इंप्लीमेंटेशन, अर्थमेटिक सर्किट, कोड कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर। देखो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बेसिकली हमारा आता है मिनिमाइजेशन एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो जब हम मिनिमाइजेशन और कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्कस करेंगे यहां से आपके 2 to 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आप मान के सकते हो, क्वेश्चंस है ना कि मार्क्स, 2 क्वेश्चंस आपके यहां से आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट सीक्वेंशियल सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका अराउंड 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड बाकी इससे जो लास्ट वाला पार्ट है ये डेटा कन्वर्जन, सैंपल होल्ड सर्किट, एडीसी, डीएससी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कभी नहीं भी आता, तो रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज से जनरली आज के टाइम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, और एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से आता है, जहां पे वो आपको मशीन इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड, एएलयू, डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, इससे रिलेटेड कभी कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है। जनरली एक क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आजकल के टाइम में जो है सिनेरियो चला हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के अंदर देखो कंट्रोल सिस्टम रिलेटिवली इजी होता है अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो बेसिक ऑफ कंट्रोल कंपोनेंट, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से, 6 to 7 मार्क्स का कंट्रोल आता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम से एक क्वेश्चन जनरली मिल जाता है। हाँ, कई बार राउ थर्विट से क्वेश्चन आ जाता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो हम ये कह सकते हैं भाई कंट्रोल में कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो है ऐसा नहीं है जिसको हम रिलेटिवली ये बोलें कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां कहीं से भी क्वेश्चन आपका मिल सकता है। बट अगर हम पूरे के पूरे कंट्रोल की बात करें, रिलेटिवली इजी होता है कंट्रोल सिस्टम आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। देखो भाई कम्युनिकेशन के अंदर जो सिनेरियो करंटली चला हुआ है, ये मेरा इतना सा सिलेबस लिखा हुआ है उसने, हाँ डिजिटल कम्युनिकेशन सेपरेट किया हुआ है, राइट। तो पहली चीज अगर मैं रैंडम प्रोसेस और रैंडम वेरिएबल की बात करूं, रैंडम वेरिएबल हम पहले मैथमेटिक्स में कवर करते हैं बट यहां पे भी कवर करते हैं। तो जो रैंडम प्रोसेस वाला ये जो पार्ट है, इससे आपका 2 to 3 मार्क्स का पेपर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप कम्युनिकेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो करंटली 2 से लेके 4 नंबर तक का पेपर जो है आपका यहां से आता ही आता है। पेपर 2 से 4 मार्क्स की बात कर रहा हूं। एनालॉग कम्युनिकेशन रिलेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं वहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, यहाँ फिक्स ही सारी चीजें हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, देखो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एक चैनल कैपेसिटी थ्योरम है जो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिजिटल कम्युनिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर हम बात करें डिजिटल कम्युनिकेशन की, तो डिजिटल कम्युनिकेशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 5 मार्क्स का पेपर।
ठीक है। इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जो पीसीएम डीपीसीएम यहां तक का जो पार्ट है, डीपीसीएम और पीसीएम वाले पार्ट से आएंगे। बाकी जो है 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का आप मान सकते हो पीसीएम और डीपीसीएम से। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपका वो डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको छोड़ना चाहते हो तो इस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हो, बट पीसीएम डीपीसीएम थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर बेसिकली है क्या, देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक मेरा बेसिक पार्ट है जहां पर मैक्सवेल इक्वेशन, वेव इक्वेशन और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेरा प्लेन वेव, प्रॉपर्टी एंड ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड एंड एंटीना। तो हम जब बात करते हैं अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देखो इलेक्ट्रिकल वालों के पास तो केवल ये वाला पार्ट है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के पास 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा। अगर हम ईएमएफटी में बात करें तो 20% पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का इससे आएगा, एंड 80% जो पेपर है वो आपका ईएम वेव, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड और एंटीना, इन 4 चैप्टर से आता है। अगर हम बात करें पहले वाले पोर्शन के, रिलेटिवली ये वाला पोर्शन इजी है, यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो हैं वो मेरी फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अगर मैं एमएफटी में बात करूँ तो आप उस 20% को छोड़ सकते हो और केवल आप इस मेन पोर्शन पे फोकस कर सकते हो जहाँ से आपका 80% पेपर आता है। क्योंकि बच्चे जो है सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो किससे लगता है, ईएमएफटी से लगता है। तो ईएमएफटी के अंदर आप मान के चलो 80% पेपर जो है हमारा वो यहाँ से रहने वाला है, जिसके अंदर हमारा प्लेन वेव, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड और एंटीना जो है वो कवर होगा, राइट। लास्ट हमारा पास, आई थिंक आई कवर्ड ऑल ऑफ द सिलेबस, दिस इज द 8 सेक्शन वी हैव, ओनली 8 सेक्शंस। सो ये हमारा जो है वो सिलेबस गेट का है, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ तो किस किस टॉपिक पे और किस किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, रिलेटिवली इजी डिजिटल हो गया, नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया। अगर आपको कम्युनिकेशन लगता है तो कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन आप उठा सकते हो, और मैं कह सकता हूँ पीसीएम वाला पार्ट थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है। ईएमएफटी के अंदर जब आप चलोगे तो आप स्टार्टिंग का पोर्शन छोड़ सकते हो, लास्ट वाला पोर्शन ईएम वेव, वेव गाइड, एंटीना एंड ट्रांसमिशन लाइन वाला पोर्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए। एनालॉग और ईडीसी में डिस्कस कर चुका, क्या आप पढ़ सकते हो, हाँ जी। मैथमेटिक्स में आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गया। तो ये मेरा पूरा सिलेबस का डिस्कशन था, किसकी कितनी वेटेज यहाँ पे रहने वाली है। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू।